मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपने जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वाटर। उसका रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हम सुनामी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेंडोनियम का मतलब होता है कि भाई मतलब एक बहुत बड़ी त्रासदी, ऐसे ट्रेजिडी, ठीक है, जो अर्थ पे इतने बड़ी जो है एक टाइप से नेगेटिव इसका वर्ड है ये। ठीक है, सुनामी क्या है कि क्या सुनामी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3-4 आवर्स नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल सुनामी, यानी कि इसके बारे में सिर्फ 3 या 4 आवर्स से पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया हम लगा सकते हैं कि इस तरीके से सुनामी आ सकती है और इसमें इतनी स्पीड होगी, इतनी हाइट होगी टाइड की, जो वेव्स है उनकी। ठीक है, तो अब देखो जो सुनामी है बेटा, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में हम अगर कंपेयर करें तो बेटा इंडियन ओशियन में सुनामी बहुत कम आती है। जनरली ये नहीं सोचा जाता कि इंडियन ओशियन में भी सुनामी आएगी, लेकिन जो पैसिफिक ओशियन है उसमें सुनामी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, ठीक है, उनके जो है किनारे हैं, और वहाँ पे उन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वोल्केनो की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से ज़्यादा जो है जोन बनता है, जिसमें कि वोल्केनो या अर्थक्वेक के रीजंस बनते हैं, जिससे अगर जो है अर्थ में अंदर अर्थक्वेक या वोल्केनो आएंगे तो उसके ऊपर जो पानी है ऑफकोर्स उसमें तो उसकी वजह से तो प्रॉब्लम आएगी ही, और वो जो है उसमें सुनामी का वो हो जाता है। लेकिन जो इंडियन ओशियन में है नहीं है ऐसी सिचुएशन, लेकिन फिर भी 2004 में हमें पता है ना 2004 में क्या हुआ था, 2004 में सुनामी आई थी। अब देखो क्या है, सुनामी ऑफ दिसंबर 2004 इज़ द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स अभी तक। लेकिन देखो ये देखो ना कि वैसे तो हम देखें तो इंडियन ओशियन में सिचुएशन बनती ही नहीं है सुनामी की, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेस चांसेस आर देयर इन इंडियन ओशियंस इफ़ वी कंपेयर टू पैसिफिक ओशियन। ठीक है, बट फिर भी 2004 में जो आई थी वो इंडियन ओशियन में इतनी ज़्यादा हॉरफुल थी कि उसमें जो है 100 ईयर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो बहुत ज़्यादा ही डिवास्टेटिंग थी, इतना ज़्यादा उसने डिस्ट्रॉय किया था आसपास के एरियाज़ में। लैक ऑफ मॉनिटरिंग, प्रॉब्लम क्या था बेटा, हम मॉनिटरिंग में थोड़ा सा इतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे। ठीक है, वार्निंग सिस्टम हमारे पास नहीं था, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं था, मतलब कि जो कोस्ट के आसपास में जो लोग रह रहे थे उन्होंने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इंडियन ओशियन में ऐसे इतनी प्रॉब्लम्स जनरली होती नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, और जब अवेयर नहीं होगी तो कोई प्रिपरेशन नहीं होगी, और प्रिपरेशन नहीं होगी तो ऑफकोर्स हमें जो है ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सुनामी, इंडिकेशन का फर्स्ट जो अगर हम देखें तो वो क्या है, रैपिड विदड्रॉल फ्रॉम अ कोस्टल रीजन, कि उसका जो यही है कि जो कोस्टल जो रीजन होता है, एरिया जो होता है, उसमें क्या होता है कि बेटा जो वाटर है वो बहुत पीछे की तरफ एक बार चला जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ जाएगा और फिर एकदम से स्पीड के साथ में आगे की तरफ जाता है, तो ये सारा है इसमें। अब देखो बेटा, टाइड वो सुनामी था। ठीक है, सुनामी क्या था कि उसमें बहुत ज़्यादा हाइट की वेव्स आती हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है। उसका रीज़न क्या होता है, जो अर्थ होता है, जो सी होता है, सी का जो लेवल होता है उसमें वोल्केनो या अर्थक्वेक की वजह से होता है। ठीक है, मूवमेंट आएगी और वो उसके ऊपर जितना भी पानी होगा वो आगे की तरफ आएगा। ठीक है, ये है। अब बात आती है टाइड। टाइड क्या होता है बेटा, जो हमारा सी का लेवल है वो 2 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में 2 बार ऊपर उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और एक बार डिक्रीज़ हो जाता है। जब लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हाई टाइड बोलते हैं। ठीक है, और जब वो डिक्रीज़ हो जाता है तो उसको लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है, यानी कि एक बार जाएगा ऊपर की तरफ फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ फिर जाएगा, और ये याद रखना बेटा 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स इन अ डे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये आप बोलेंगे कि मैम वो तो वेव्स होते हैं। नहीं बेटा, वेव्स वो नहीं होते, अभी पता लग जाएगा। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, अब इसका रीज़न क्या है, किस तरीके से होता है। जो ग्रेविटेशनल पुल होता है बेटा, एक आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून। मून और सन एक फोर्स लगाते हैं, उसी को क्या, उसकी वजह से क्या होता है, ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड, उसी की वजह से टाइड बनते हैं। ठीक है, उसी की वजह से टाइड बनते हैं। अब देखो आगे की उसमें समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा,
इसमें क्या है कि इस वाली पिक में हमें क्या हो रहा है कि इस जो ये रॉक वगैरह है इसके आसपास में सी है, ठीक है। जब लो टाइड होता है तो देखो यहाँ पे कोई पानी नहीं है, ठीक है, पानी वापस जा चुका है। बट जब हाई टाइड का टाइम होगा तो ये पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा। पानी के लेवल में इंक्रीज एंड डिक्रीज है लो टाइड एंड हाई टाइड, ठीक है। वेव्स बहुत छोटी छोटी होती है, पानी में ऐसे चलती है, लेकिन इसमें ये देखो यहाँ पे तो पानी है ही नहीं, यानी कि लो टाइड है। लेकिन जब हाई टाइड हुआ तो यहाँ पे पानी आ गया, ठीक है। ये है डिफरेंस बिटवीन वेव्स क्या होती है, ऐसे होती है, धीरे 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 धीरे, ठीक है, इस तरीके से। अब टाइड का रीज़न क्या होता है, अब देखो बेटा, ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज। फुल मून का क्या होता है, जिस दिन पूरा मून हमें दिखाई देता है। न्यू मून क्या होता है, जिस दिन हमें कोई भी मून दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जिसको हम अमावस्या भी बोलते हैं। द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। इसमें देखो ये दो सिचुएशन है बेटा, इसको देखिए, ये दो सिचुएशन है। इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये न्यू मून है। जब हाई टाइड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एक तो 2 सिचुएशंस में हाई टाइड होगा, जिसको हम स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं, ठीक है, स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं। जब हमारी अर्थ में मून, सन एंड अर्थ एक ही लाइन में होते हैं तीनों, तो उस टाइम पे हमारा स्प्रिंग टाइड यानी कि हाई टाइड आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो मून है, मून और मून का भी एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स मून लगा रहा है, दूसरी तरफ से सन लगा रहा है, तो इन दोनों का ऐड हो गया ना बेटा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा मून का ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, प्लस में हमारे जो है 1 हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स मून का है, सॉरी सन का है, और 1 है हमारा मून का, तो कितना हो गया 2, ठीक है। तो डबल हमारा फोर्स लग रहा है ना, तो इसकी वजह से जो पानी है वो पूरी तरफ से इस तरफ खिंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई टाइड आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब एक और सिचुएशन होती है जिसमें फुल मून की सिचुएशन होती है, ठीक है। फुल मून में क्या होता है बेटा कि ये जो है अर्थ के बहुत पास में होता है हमारा जो मून। फुल मून के टाइम पे अर्थ के पास में जब हमारा मून होता है तो क्या होता है, इसके ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, जो है स्प्रिंग टाइड आता है, ठीक है, स्प्रिंग टाइड आता है। अब देखो आगे, सॉरी इसी में देखते हैं, हाँ। अब स्प्रिंग टाइड की सिचुएशन एक यहाँ पे भी दी हुई है, एक तो हमने यहाँ पे आपको दिखाई है, ठीक है, जिसमें कि हमारा पूरा का पूरा पानी जो है इस तरफ आ गया। और दूसरा ये है कि इसमें ये देखिए यहाँ पे कि बेटा एक तरफ से सन अपना खींच रहा है, और एक तरफ से हमारा जो मून है वो पूरे तरीके से, तो इस साइड में भी एक क्या हो जाएगा, एक पुल बन जाएगा, एक पुल बन जाएगा, ठीक है। पुल मीन्स खिंचाव, ठीक है, पुल बन जाएगा। और इस साइड भी एक पुल बन जाएगा, तो इस साइड भी हाई टाइड की सिचुएशन होगी और इस साइड भी हाई टाइड की सिचुएशन होगी, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरे जो है, अब हमारा है टाइड से, व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में जब मून होता है तो क्या होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, द ओशियन वाटर्स गेट ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट। जो ओशियन वाटर, देखो यहाँ पे सन है, यहाँ मून है, सन इस साइड से इसको खींच रहा है पानी को, मून इस तरफ से खींच रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन, यहाँ पे मून है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका इस तरफ लग रहा है ना, यहाँ पे सन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी एक इस साइड भी जो पानी का खिंचाव बनेगा वो इस साइड भी बनेगा और इस साइड भी बनेगा, तो इस वजह से किसी भी साइड ये पानी नहीं जा पाएगा, और जो टाइड है मतलब पूरा एक फोर्स नहीं होगा। अब आप मान लीजिए आपको कोई एक तरफ से खींच रहा है, एक आदमी दूसरी तरफ से खींच रहा है, तो आप ना तो उस साइड जा पाओगे ना उस साइड जा पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो आपकी जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट एक ही जगह पे रहेगी। तो इसी तरीके से आपका एक तरफ से सन आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी को खींच रहा है, दूसरी तरफ से आपका मून एक तरफ से खींच रहा है, तो इस तरीके से जो है वहाँ पे कोई जो टाइड होता है वो नीप टाइड होता है। नीप टाइड मतलब लो टाइड होता है, ठीक है, इसमें ये सिचुएशन बनेगी। अब देखो, व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, सिचुएशन ये कब आएगी, जब मून फर्स्ट क्वार्टर में होगा और लास्ट क्वार्टर में होगा। द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट,
ठीक है। ओशन का वाटर जो है डायगनली अपोजिट हो जाएगा एंड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लो टाइड हो जाएगा। ठीक है, दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड, इनकी वजह से नीप टाइड बनता है। अब देखो नेविगेशन में इसका बहुत फ़ायदा होता है। नेविगेशन जैसे जो बेटा जो ये होती है ना शिप वगैरह, ठीक है, जिनमें वैसे पहले के टाइम में इंजन जिन शिप वगैरह में नहीं होते थे, तो क्या होता था, हाई टाइड के साथ में वो जो शिप है वो जल्दी से किनारे तक आ जाती थी। ठीक है, और जो है जब लो टाइड होता था तो उसके साथ में चली भी जाती थी। तो इस तरीके से उनमें जो फ़ायदा होता था। दूसरा क्या है, हाई टाइड हेल्प फिशिंग, फिशिंग में भी बहुत फ़ायदा होता है। क्या, जब हाई टाइड होगा तो बेटा उसमें क्या है, पानी का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा पानी होगा तो उसमें फिशेस भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, फ़िश जब ज़्यादा बिल्कुल कोस्टल एरिया तक वो पानी आ जाएगा, मतलब ज़्यादा पास में आ जाएगा, तो उसमें से फ़िश का वो ले सकते हैं। ठीक है, फिशरमैन जो है उन फ़िश को जल्दी से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है टाइड्स आर हेल्पफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से करते हैं बेटा, इसमें क्या होता है कि जैसे डैम बनाते हैं, डैम बना देते हैं। ठीक है, जैसे सी है, सी में से पानी आएगा और इस डैम में बेटा बीच में टरबाइंस लगा देते हैं। जब हाई टाइड होगा तो वो पानी इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आएगा। ठीक है, ये मान लो डैम बना दिए दो, ठीक, एक ही लगा लीजिए। ठीक है, इसमें से पानी अंदर आया तो टरबाइन मूव करेगी, टरबाइन मूव करी, टरबाइन जो है हमारी कनेक्टेड होती है जनरेटर से, उससे जनरेटर मूव करेगा और उसके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और फिर जब लो टाइड होगा तो पानी वापस चला जाएगा, जब पानी वापस जाएगा तो फिर से टरबाइन मूव करेंगी, स्पिन करेगी, तो उससे फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो बेटा आपको क्या करना है, नीप टाइड एंड हाई टाइड, ठीक है, ये वाली सिचुएशन जो आपकी बुक में दी हुई है वही बना लेना, और ये वाला, ठीक है, नीप टाइड एंड हाई टाइड का आप जो है डायग्राम अपनी बुक में नोटबुक में बनाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, ओशियन करंट्स। ओशियन में बेटा करंट्स भी होते हैं। करंट्स ये इलेक्ट्रिसिटी वाले करंट्स की बात नहीं हो रही है, इसमें जो करंट्स की बात हो रही है कि जो मूवमेंट ऑफ द वाटर है, यानी कि हमारा जो अर्थ, जो हमारा सी है बेटा, उसमें जो है ओशियन में जो पानी है, पानी का फ्लो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता रहता है। ठीक है, उन्हीं को करंट्स बोला जाता है। स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, उसमें फ़्लो करता है जो है ओशियन का वाटर, उसी को क्या बोलते हैं, ओशियन करंट बोलते हैं। इसमें भी बेटा 2 टाइप की ओशियन करंट्स होती है। कौन कौन सी होती है, वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट। जो वार्म ओशियन करंट्स होती है वो कौन सी होती हैं, नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, ये जो है हमारी इक्वेटर के पास में होती है। क्यों होती है इक्वेटर में वार्म, देखो बेटा हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब ये बन नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सॉरी, यहाँ समझ लीजिए, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या है बेटा, बिल्कुल 0 डिग्री को हम मानते हैं, इक्वेटर बिल्कुल जो बीच में है। और हमारी इक्वेटर पे क्या होता है कि सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट आती है। जब सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट आएगी तो यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा कि वहाँ पे जो वाटर जो अवेलेबल है वो हीट हो जाएगा, और वाटर जब हीट होगा तो उससे जो है वहाँ पे जो करंट्स जो बनेगी वो वार्म करंट बनेगी। ठीक है, उसी तरीके से कोल्ड करंट जो मतलब जो हमारे पोलर रीजन है, ये पोल्स है ना, ये हमारी अर्थ की पोल्स हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा, जो वाटर होगा वो क्या होता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है टेम्परेचर नहीं होता है, और जब टेम्परेचर नहीं होता है तो उसमें जो है पानी का टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं होगा, और वहाँ पे जो वाटर होगा वो ठंडा होगा। कोल्ड वाटर होगा तो वहाँ पे जितने भी मूवमेंट्स होगी वो भी ठंडी ही होगी ना। तो ये है। अब देखो बेटा इसमें आपको सही से समझ आएगा, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, सी की डायरेक्शन सन से डायरेक्ट रेज आएगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस वाले पोर्शन में मैं जानबूझ के नहीं लगा रही, क्योंकि अगर मैंने लगाया तो बेटा फिर है ना आपको समझ नहीं आएगा, ऑलरेडी इसमें इतने सारे मार्क किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो
अब इसमें बेटा क्या है कि इक्वेटर पे पानी आया तो क्या होगा, यहाँ पे एक कोल्ड करंट और जो है कोल्ड करंट और हॉट करंट्स का दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आपको आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है, ये मैप आपका इम्पोर्टेंट है, आप करेंगे अपनी नोटबुक में, ये मैप आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, चिपकाना है अपनी कॉपी में। इसमें क्या है बेटा कि आपको ये देखो इम्पोर्टेंट है, एक तो यहाँ गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम आपको अपने उसमें नोट डाउन करनी है कि कहाँ पे है, ये आपके मैप में आ सकता है, ये मार्क्स में आएगा, एग्जाम में आएगा कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ है। तो देखो बेटा गल्फ स्ट्रीम हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ये अटलांटिक ओशियन में है ना, ठीक है, उसमें है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये फोकलैंड करंट भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये फोकलैंड करंट है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप देखेंगे, ये वाला करंट देखेंगे और ये वाला करंट देखेंगे, और एक ये वाला अलघास जो है करंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देखेंगे, ठीक है। ये 3 है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बेटा लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर करंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देखेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है, एक आपको कितनी याद करनी है, एक तो लेब्राडोर करेंगे आप, एक गल्फ स्ट्रीम करेंगे और उसके बाद आप करेंगे एक जो है फॉकलैंड, ठीक है। ये आपको करना ही करना है, ठीक है। अब ये देखिए बेटा जो हमारा इसमें है जितने भी हमारे 0 डिग्री इक्वेटर है उसमें देखो बेटा यहाँ पे जो है हॉट करंट जो होता है, ठीक है, वार्म करंट है यहाँ पे हमारा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पोलर है, पोलर देखो यहाँ से ये विंड आ रही है, ठीक है, तो इसमें जो हमारी है ये बिल्कुल किस तरीके की आएंगी, कोल्ड आएंगी। अब बेटा ये देखो यहाँ पे इसे ये आ रही है, ये यहाँ इक्वेटर के पास जाएगी तो एक अपना जब जो ठंडी होती है तो वो दूसरे एरिया में भी जाएंगी तो वो ठंडा ही कर देंगे ना उसको, और जो ये यहाँ से इस तरफ आ रही है यानी कि यहाँ इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है तो ये गर्म है, तो पोल्स की तरफ जाएंगी तो ये बाद में क्या हो जाएंगी, वहाँ के एरिया को भी गर्म कर देंगे ना। तो इस तरीके से ये वहाँ पे एक मैनेज वे में हो जाता है, यानी कि जो वार्म करंट्स होते हैं बेटा वो पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से जा रही है ना, ये यहाँ पे जा रही है, ये यहाँ जा रही है, और वो क्या करता है, पोल्स की तरफ जाएंगे तो वो क्या करते हैं, जो पोलर रीजन है उसके पानी को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। और जो कोल्ड करंट्स है बेटा वो जो है ये देखो ब्लू कलर की है ना, वो नीचे की तरफ इक्वेटर की तरफ जा रही है ना, तो वो क्या करेंगे, इक्वेटर पे जाके वहाँ पे जो पानी है उसको ठंडा कर देगी, ठीक है। आगे देखिए, तो आपको ये 3 जो है करंट्स को मेंशन करना है, लेब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, फॉकलैंड करंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। अब देखो बेटा अब इसमें क्या है, अब ये करंट होते कैसे हैं, ठीक है, करंट होते कैसे हैं, वो करंट इस तरीके से होते हैं कि जैसे पानी ऊपर से विंड चल रही है, ठीक है, ये हमारा जो है सी का लेवल है, ठीक है, इसमें से जो है विंड चल रही है, विंड अपने साथ में ऊपर के पानी को साथ में लेके जाएगी, मतलब एक फोर्स लगाएगी तो पानी साथ के साथ जाएगा, उससे क्या बन जाएगी, वेव्स बन जाएगी। लेकिन बेटा ये ऊपर का पानी जाएगा तो ये अपने नीचे वाले पानी में भी मूवमेंट करेगा, और जब ये मूवमेंट करता है तो नीचे के पानी में एक करंट टाइप से बन जाता है, एक अलग से डायरेक्शन बन जाती है जिसमें वो फ्लो होता रहता है। इसके और भी बहुत सारे रीज़न है, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक रीज़न दिया है। अब बेटा हमारा डू यू नो फैक्ट में जो यहाँ पे आता है तो क्या है, सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इसको देखते हैं कि सैलिनिटी क्या होती है, कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो वाटर है अगर हम 1000 ग्राम में वाटर को देखें तो वो कितना उसमें हमारे सॉल्ट होगा, ये है, ठीक है, कि कितनी है 35%, यानी कि अगर 100 ग्राम में हम देखते हैं तो 35 ग्राम उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। ये हमारी एवरेज है, ये हमारी एवरेज है। सुनामी क्या है बेटा, एक जापानी वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर वेव्स का मतलब क्या होता है कि हार्बर मतलब आसपास के एरिया को जो बिल्कुल डिवास्टेटेड कर देती है, उनको बिल्कुल ख़राब कर देती है। हार्बर्स मतलब जो आसपास का एरिया है, कोस्टल एरिया है, और वो जो उनके शिप वगैरह हैं, ठीक है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए। अब तीसरी चीज़ है कि मार्च 22 को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके जीके के क्वेश्चन में, आगे के एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है,
कि मार्च 22 में क्या होता था, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। कब? मार्च 22 को, जिसमें क्या होता है, नीडेड कंजर्व वाटर, जिसमें हमें क्या करना होता है, अपने वाटर को कंजर्व करना होता है, सेव करना होता है, ठीक है, हमें वेस्ट नहीं करना है। इतना सारा अवेलेबल 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ वाटर, बट फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हमें इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा जो वाटर है वो सैलाइन है, वो यूजेबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा इसका एक स्लोगन दे रखा है। अब देखो, एक डेड सी है बेटा, ठीक है। डेड सी क्या बोलते हैं कि इसमें इजराइल के आसपास है ये, हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम पर लीटर, यानी कि एक 100 ग्राम में 340 ग्राम वहाँ पे नमक है, सॉल्ट है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सैलाइन वाटर है। इसमें इतना सैलाइन हो जाता है, स्विमर्स कैन फ्लोट, कि स्विमर, देखो यहाँ पे पिक दी हुई है कि स्विमर्स उसमें डूबते ही नहीं है, सिंक ही नहीं होते हैं, दे कैन ईजिली फ्लोट इन द वाटर। इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कॉन्टिनेंट मेक इट डेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस वाटर हो जाता है बेटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेंस होने की वजह से क्या होता है कि लोग उसमें डूबते ही नहीं हैं। अब देखो, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस। अब वेव्स कब होती है, जब विंड जो है ओशियन के बिल्कुल सरफेस से चलते हैं तो उसके साथ में ही, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग द विंड ब्लोज द बिगर द वेव्स बिकम, और जितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स होगी उतनी ही ज़्यादा बिगर क्या होगी, आपकी वेव्स होंगी। सो बेटा, दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर, ठीक है। हमने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, एक तो ये मैप मैंने आपको बताया ये करेंगे, ठीक है। आपके डू यू नो फैक्ट्स आप करेंगे, आपका नीप टाइड एंड जो स्प्रिंग टाइड है उसका करेंगे, ये वाले आप सारे करेंगे, ठीक है। और बाकी मैं क्लास में, लाइव क्लास में आपको बता दूँगी। ओके, थैंक यू क्लास।